अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। मौका किसी त्योहार का हो या फिर आने वाले नए साल का, ऐसे फेस्टिव टाइम में कंपनियां ऑनलाइन ऑफर्स की झड़ी सी लगा देती हैं। इन लुभावने ऑफर्स के बीच कई बार ग्राहक ऑनलाइन ठगी का शिकार भी हो जाते हैं। कुछ 100 रुपए से लेकर डिस्काउंट में लाखों रुपए तक की हेराफेरी हो जाती है। कुछ मामलों में निपटारा आसानी से भले हो जाता है, पर देखा गया है कि ज्यादातर मामलों में ऑनलाइन ग्राहकों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। आज हम ऐसे ही ग्राहकों के लिए खास तौर पर लेकर आए हैं अपना ये खास सेगमेंट, ये खास चर्चा, जहां हम अपने एक्सपर्ट से समझेंगे कि कैसे कुछ आसान सी सावधानियां अपनाकर आप ऑनलाइन ठगी, जो कि इस फेस्टिव सीजन में न्यू ईयर सेल के नाम पर आपको जो बेची जाती हैं, वहां पर आप बच सकते हैं। कौन से रास्ते हैं जिनसे आपके पैसे वापस मिलने की उम्मीद बन सकती है, और इस पर क्या रुख अपनाते हैं बैंक और आरबीआई, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, कहां आप शिकायत कर सकते हैं, ये सब जानेंगे। हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान इस खास चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं राहुल त्यागी, जो कि को फाउंडर हैं सेफ सिक्योरिटीज से। इसके अलावा पंकज बंसल साहब हैं, चीफ बिजनेस ऑफिसर बैंक बाजार से। राहुल और पंकज जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत ईटी नाउ स्वदेश में और इस खास चर्चा में। राहुल, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, किस तरह के फ्रॉड्स इन फेस्टिव सीजन में या न्यू ईयर के नाम पर हो रहे हैं जिनसे कंज्यूमर को बचना चाहिए? थैंक यू प्रशांत फॉर इनवाइटिंग। सो आई थिंक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, और आई थिंक इससे बढ़िया टाइम नहीं हो सकता था हमारे लिए इसके और डिस्कस करना, क्योंकि फेस्टिवल सीजन आ रहा है और दिवाली पे भी हमने देखा ये क्राइम काफी स्पाइक किया था। तो जो लोग नए हैं, जिनको नहीं ज्यादा समझ साइबर क्राइम की, उनको आसानी से अगर मैं समझा सकूं अगले 30 सेकंड में। देखिए, 3 वजह से आप किसी भी फ्रॉड का शिकार होते हो और ये क्रिमिनल्स को पता है। पहला होता है आपकी क्रियोसिटी, दूसरा होता है आपकी ग्रीड, और तीसरा होता है थ्रेट। या तो किसी चीज को समझने की आपको क्यूरियोसिटी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक क्यूआर कोड आता है और उसको स्कैन करने पे आपको ये ग्रीड दी जाती है कि आपको कुछ कैशबैक मिलेगा। आपने जैसे ही स्कैन करते हो उसको, 5 रुपए आपके अकाउंट में आएंगे। अब आप बोलेंगे इससे तो हमारा ही फायदा हुआ, 5 रुपए तो हमें आ गए, क्रिमिनल को हमने ठग लिया। लेकिन इस जैसे ही आपने स्कैन किया, उसके बाद आपके बैंक की डिटेल लिटिल बिट उसके बाद चली जाएगी, आपकी यूपीआई आईडी या कुछ ना कुछ चला जाएगा। अब उसको डेटाबेस बना के, मतलब 5 रुपए में आपने अपनी आइडेंटिटी दे दी, अब उसको बेस बना के उसके ऊपर और भी फ्रॉड फ्रॉड खेले जाएंगे। दूसरा, अगर आप देखो कि आपको कुछ ऐसे एसएमएस आएंगे आज आज स्पेशली इसी सीजन के अंदर, कि आपके पेटीएम से इतने पैसे निकाल लिए गए हैं या उसके अंदर डाल दिए गए हैं। तो इसको चेक करने के लिए आप अपने एसएमएस पे इस लिंक पे क्लिक कर दीजिए। अब मोस्टली लोग क्या होते हैं, एसएमएस पे बिलीव करते हैं, वो कभी भी एप्लीकेशन में जाके चेक नहीं करते कि क्या वो ट्रांजैक्शन हुई है या नहीं हुई है, उनके पैसे आए हैं या नहीं आए हैं। और अगर इसके अंदर हम और देखें, तो जैसे आज की डेट में अगर कोई भी आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, तो मोस्टली आप रिफंड करने के लिए गूगल पे सर्च करते हो या ट्विटर पे जाते हो। ये क्रिमिनल का गैंग वहां बैठा होता है। जैसे ही आप किसी पेटीएम या किसी और भी वॉलेट या बैंक को ट्वीट करते हो, ये उनसे पहले अपने आप को अप्रोच कर लेंगे कि हम हेल्पलाइन से बोल रहे हैं और आप इस तरीके से हमसे बात कर लीजिए। उनको वहां से ड्राइव करके अपने उनको आगे अपने क्राइम को और बढ़ाने के लिए वो इसको यूज करते हैं। बाकी अगर ईमेल की बात करें, तो ईमेल में भी मोस्टली आज की डेट में दो बड़े क्राइम चल रहे हैं। पहला जो आपको ईमेल आता है, वो आपका आता है पैन कार्ड वेरिफिकेशन का, कि आपके जो बैंक अकाउंट है उसका पैन कार्ड वेरिफिकेशन आप करवा दीजिए, नहीं तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। और दूसरा आपका आता है इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉड का। तो एसएमएस के अंदर जो मोस्टली जो आपको लिंक्स आते हैं, मैं बोलता हूं चाहे वो बैंक भी भेज रहा है, कभी भी उसको आप क्लिक मत करिए। आप अपनी ऑफिशियल एप्लीकेशन, चाहे वो वॉलेट है, चाहे वो आपकी बैंक की एप्लीकेशन है या कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, मोस्टली उनका जो स्टेटस वगैरह है आपकी ट्रांजैक्शन का या ऑर्डर्स का, वो आप एप्लीकेशन से ट्रैक करिए, जो काफी हद तक आप जिससे आप इस फ्रॉड से बच सकते हैं। राहुल, एक चीज़ और समझना चाहेंगे। जैसा आपने जिक्र किया कि बहुत सारे तरीके जो हैं, जिससे चाहे ईमेल हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे मैसेज हो, इसके ज़रिए ये फ्रॉडस्टर्स जो हैं वो इसे ब्रीच कर रहे हैं। और आपने ये भी बताया कि कई बार ये आप बहुत सही प्लेटफॉर्म पे भी अगर आप एक्सेस कर रहे हैं, तो वहाँ से भी ये कोई और ज़रिया निकाल कर आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो निकाल लेते हैं। ऐसे में अगर हम सावधानी की बात करें, क्योंकि हाथ में तो चलता फिरता फ़ोन जो है वो आजकल यही कहा जा रहा है कि साहब कब आप शिकार हो जाएं, कितने भी जागरूक हों, इसका कोई भरोसा है नहीं। तो फ़ोन में वो क्या चीज़ें हैं जिनको व्यक्ति को करने से बचना चाहिए? ऐप डाउनलोड करते वक्त परमिशंस और बाकी चीज़ों के बारे में भी बहुत बड़ी बड़ी धुंधली जानकारी है।
तो जरा इसके बारे में बताएं। तो प्रशांत, आई थिंक ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है, क्योंकि मैं सारे यूजर जो देख रहे हैं उनको ये बताना चाहता हूँ। देखिए, आपके घर में अगर कोई पैसा है या गहने हैं, कोई भी चीज है, तो कभी भी आप अपने घर के ऊपर सिक्योरिटी के लिए कोई कोई ताला लोक तो लगाएंगे लगाएंगे, राइट? अगर आप नोटिस करिए कि आपकी आधी जिंदगी या आधी से ज्यादा जिंदगी आज की डेट में आपकी प्राइवेट चीजें, फाइनेंशियल चीजें सारी आपकी मोबाइल के अंदर रहती हैं। उसके लिए कितने लोग होंगे जो एक्चुअली में एक पेड एंटीवायरस खरीदते हैं आज की डेट में? और आज की डेट में एंटीवायरस, मैं नहीं कहता कि 100% ही आपको हैकिंग से बचा लेंगे, बट एटलीस्ट आपको ऐसे वायरस से बचा के रखेंगे जहां पे आपका एंट्री पॉइंट आप क्रिमिनल का बंद कर देंगे। तो पहली, जो जितने भी लोग सुन रहे हैं, कोई 400 या 500 रुपए का किसी भी कंपनी का एंटीवायरस, जो कि रिप्यूटेड कंपनी हो, जो आपने सुना हो, पहले तो वो इंस्टॉल करके रखिए। वो मोस्टली आपको ऐसे पॉपअप वायरसेस से बचा लेंगे, खासकर जो आपके माँ बाप हैं, क्योंकि उनके पास एंड्रॉइड फोन होगा, जो एक लेगेसी एंड्रॉइड फोन होगा, इतना अपडेटेड नहीं होगा जो जिस तरीके के आप यंगस्टर्स लेते होंगे। जैसे और भी पैनलिस्ट बात कर रहे हैं, जेन जी है जो, वो खुद के लिए एक बड़ा ब्रांडेड फोन लेंगे, अपने माँ बाप को लिए शायद वो उतना नहीं लेके देंगे। उनके फोन में ये एंटीवायरस होना जरूरी है, क्योंकि वो सबसे बड़े टारगेट बनते हैं। दूसरा, कभी भी कोई अगर लिंक के थ्रू आपको कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए मैसेज आता है, कभी भी उसको डाउनलोड नहीं करना। हालांकि ये मैं बहुत बार बोल चुका हूं आपके चैनल पे, बट फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं कि कभी भी लिंक से कोई एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड करना, हमेशा प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से ही करना है। तीसरी जो चीज है, अगर आपके साथ क्राइम हो जाता है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर आपके साथ क्राइम हो जाता है, चाहे वो फाइनेंशियल क्राइम है, चाहे वो पर्सनल क्राइम है, तो आपने सबसे पहले cybercrime.gov.in पे जाके उस चीज को रिपोर्ट कर देना है। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, तो आप 1930 पे इस क्राइम को रिपोर्ट कर सकते हो। कोई भी फाइनेंशियल या पर्सनल साइबर क्राइम अगर आपके पास होता है, या तो वेबसाइट cybercrime.gov.in, और या तो एक फोन नंबर जो उनका हेल्पलाइन नंबर है 1930। मैंने देखा है कि लोग बहुत से जो फाइनेंशियल फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं, वो रिपोर्ट करना ही नहीं चाहते, या वो करते ही नहीं है, वो लोकल पुलिस स्टेशन में चले जाएंगे। तो एक मैकेनिज्म, जब आप इस वेबसाइट पे रिपोर्ट करेंगे, तो वहां पे, ये वेबसाइट पे जो सेंट्रल हेडक्वार्टर में लोग बैठे हुए हैं, वो आपको सही ऑफिसर असाइन करेंगे, और यहाँ पे आप अपनी कंप्लेंट की उसको ट्रैक भी कर सकते हो। 100% में भी वो ना हो, बट एटलीस्ट 80% तक वो अपनी आपकी पूरी हेल्प करेंगे, जहां तक ये चीज आपका सोल्व करवा सके। और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस में जितने लोगों को मैंने रेकमेंड किया है, एटलीस्ट 100 में से 90 लोगों के पैसे वापस भी आए हैं, 72 घंटे के अंदर आए हैं, और बैंक भी कोऑपरेट करते हैं जब गवर्नमेंट थोड़ी सी इन्वॉल्व हो जाती है। और लास्ट जो चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, लोग अपने ईमेल एड्रेस इस फेस्टिवल सीजन में, और अपने ईमेल अकाउंट और सोशल मीडिया अकाउंट जितने भी हैं, उनके ऊपर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा के रखते हैं, कि मतलब लॉगिन करने के टाइम पे उनको मैसेज आता है। लॉगिन करने के टाइम पे अगर आपको मैसेज आता है, तो एसएमएस वाला जो ऑप्शन है वो आज की डेट में सेफ नहीं है। आपको हर एक सोशल मीडिया और हर एक आपका जो ईमेल अकाउंट कंपनी है, जहाँ बैंक से बैंक वाले होते हैं, वो आपको एप्लीकेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन देते हैं। मतलब आप गूगल ऑथेंटिकेटर या माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर के अंदर जाके 30 सेकंड के लिए जो ओटीपी आता है, आप उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका मोबाइल हैक हो गया, तो आपके एसएमएस कभी भी देख लिए जा सकते हैं। लेकिन एप्लीकेशन के अंदर जाना थोड़ा मुश्किल होता है क्रिमिनल्स के लिए। तो खासकर अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हैं, तो जितने भी आपके सोशल मीडिया के अकाउंट हैं, उनके ऊपर एप्लीकेशन बेस्ड 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा के रखिए, बजाय कि एक एसएमएस वेरिफिकेशन के अंदर। तो अगर इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे, तो आई थिंक काफी हद तक आप इस फेस्टिवल सीजन के अंदर और जाते आते साल के अंदर अपने आप को साइबर क्राइम से बचा के रख पाएंगे। और एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं, वो ये कि क्यों बैंक जो हैं वो पल्ला झाड़ लेते हैं? हम हमारे पास ढेरों ऐसे मामले सामने आए खबरों के जरिए, जिसमें ये कहा गया कि किसी के साथ अगर बैंक से फ्रॉड होता है, बैंक अकाउंट खाली हो जाता है किसी लिंक के थ्रू, तो बैंक किसी भी तरह से मदद नहीं करते हैं। तो क्या इस मामले में किसी तरह की पारदर्शिता है? ये देखिए प्रशांत, ये थोड़ा सा डिबेटेबल है, क्योंकि इसमें ना आधी जिम्मेदारी आई थिंक बैंक की भी है। ऐसा नहीं है बैंक ने मैकेनिज्म बना नहीं रखा इन चीजों को रिपोर्ट करने के लिए, और अगर आप सही टाइम पे ये रिपोर्ट करते हैं, तो काफी हद तक लोगों को सक्सेस रेशो मिलता भी है। कई बार क्या हो जाता है कि आपने जिस क्राइम का शिकार हुए हो, उसके अंदर आपकी इन्वॉल्वमेंट थोड़ी ज्यादा ट्रांसपेरेंट दिख जाती है बैंक को, कि 99% आप ही का ही कसूर था कि आपने इतना कुछ उसको दे दिया। हालांकि
फिर भी आप शिकार हो सकते हो। बट जैसे किसी ने ओटीपी ले लिया आपसे और गलती से आपको लगा कि बैंक वेरिफिकेशन वाला ओटीपी आपने शेयर कर दिया, कुछ बैंक की ये पॉलिसी है कि ये जो ओटीपी आपने शेयर किया है इसके अंदर हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि आपने शेयर किया है इसलिए आप फ्रॉड हुए, तो इसलिए हम आपको पैसे नहीं देंगे। बट जो यूजर सुन रहे हैं कि अगर आप किसी भी बैंक के अंदर ये जैसा अगर आपके साथ फ्रॉड होता है या वॉलेट के अंदर, आरबीआई को जरूर उसके अंदर टैग करिए। ट्विटर एक बहुत बढ़िया माध्यम है जहां पे मोस्टली बैंक सुनते हैं। अगर वो ईमेल पे नहीं सुन रहे तो मैं 3 छोटे स्टेप आप कर सकते हो। तो पहला आप क्या कर सकते हो, पहले तो cybercrime.gov.in में आप कर दीजिए। ये मैं वो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं जहां पे लोगों को पैसे वापस आए हैं, जरूरी आए हैं। तो पहले रिपोर्ट करने के बाद आप एक ईमेल अपने लोकल बैंक, कंट्री हेड है जो बैंक का, और उनका जो थ्रेट इंटेल होता है, आप गूगल करिए, आपको पता लग जाएगा कौन कौन से बड़े लोग हैं उस बैंक के अंदर जो इस चीजों का ध्यान रखते हैं, फ्रॉड्स वगैरह का। उनको रख के अपना पूरा केस का मेल कर दीजिए एज ए रिकॉर्ड। उसके बाद ट्विटर पे जाके उन्हीं बैंक को आप ट्वीट करिए और आरबीआई को जरूर टैग रखिए, क्योंकि आरबीआई थोड़ा ज्यादा देखता है अगर आप उसके अंदर उनको टैग करके रखते हो। तो आई थिंक ये 3 छोटे स्टेप्स हैं जिनको मोस्टली लोग सीक्वेंस में फॉलो नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो इतना टाइम के बाद फॉलो करते हैं कि तब तक बैंक उसको प्रायोरिटी नहीं देता। और आपको थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा प्रेस करना पड़ेगा उनको, बिकॉज आपकी प्रायोरिटी तब आएगी जब आगे जो उनके जो फ्रॉड्स की लिस्ट है वो कंप्लीट हो जाए। तो आपको प्रायोरिटी क्यों दे वो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। कई बार अगर किसी की मतलब मेडिकल इमरजेंसी है, उसके पैसे चले गए हैं, तो आप ये भी चीजें मेंशन कर सकते हैं वहां पे। और उसमें क्या होता है, जो पहले फ्रॉड जिनके साथ हो चुके हैं उनका जो रिटर्न आना है उससे पहले आपको प्रायोरिटी दी जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ द अर्जेंसी। बट जैसे मैंने कहा, cybercrime.gov.in पे जाके सबसे रिपोर्ट कर दीजिए। दूसरा, अपने बैंक को ईमेल रखिए, उनको मेल करिए ये फ्रॉड हुआ है। और तीसरा, ट्विटर पे जाके 72 आवर्स के अंदर अंदर ही आरबीआई को ये आप, आरबीआई ने एक नंबर भी दिया हुआ है, अभी आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट, बट आरबीआई का एक नंबर भी है। अगर आप 72 घंटे के अंदर उस नंबर पे आप कॉल करके बता देते हो, रिपोर्ट कर देते हो, तो मेरे एक्सपीरियंस के केसेस में 90% ऑफ द जो केसेस के अंदर पैसा वापस आ जाता है। लेकिन लोग टाइम बहुत लगा देते हैं इस चीजों को रिपोर्ट करने के लिए। तो अगर आई थिंक ये 3 चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो आई थिंक काफी हद तक आपको ये आसानी होगी। मैं तो ये चाहता हूं कि आप फ्रॉड में अंदर ना आए, बट अगर हो जाता है तो डेफिनेटली आप इन कुछ चीजों को यूज करके, और मैं आपको बहुत भरोसा दिलाता हूं कि गवर्नमेंट बहुत अच्छे तरीके से आपको इसके अंदर करें, और बैंक को भी थोड़ा टाइट हो जाता है उस टाइम पे, एंड दे विल गेट बैक टू यू वेरी इजीली, और आप अपना पैसा वापस पा पाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे इस अहम चर्चा के लिए आपका राहुल। और वाकई बहुत ही आसान तरीके से, और आपने बताया कि आखिर कौन कौन से एक तरह से हथियार एक कंज्यूमर के पास हैं जिनसे वो इन फ्रॉड्स के खिलाफ लड़ सकता है, अपने पैसे वापस ला सकता है। लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि पहली जो जागरूकता है वो आप तक आनी चाहिए। जी हाँ, ओटीपी को लेके तो मेरे ख्याल से अब हर देश के हर नागरिक को ये पता चल गया है कि ओटीपी तो आपको शेयर नहीं करना है। किसी भी लिंक को, चाहे वो आपके बैंक से ही क्यों नहीं आ रहा है, उस लिंक को ओपन करने से बचिए। आप जब भी किसी चीज़ का एक्सेस करना हो तो बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या जो आपका ऑफिशियल ऐप है उसके ज़रिए चीज़ों को ट्रैक करने की, ट्रेस करने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा ये भी ध्यान रखिए कि आपको अगर किसी चीज़ के लिए क्वेश्चन किया जा रहा है कि साहब आपका क्रेडिट कार्ड एक्सपायर हो जाएगा, आपका बिजली का बिल का भुगतान इतना बचा हुआ है और आपने नहीं पे किया तो आपका बिजली का भुगतान कट जाएगा, तो उसके लिए आप अथॉरिटीज़ को पहले अप्रोच कीजिए, जांचिए कि ये जो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जा रही है ये सही है या गलत। आप इस तरह की सावधानी से आराम से बच जाएंगे। और बाकी हमारे एक्सपर्ट ने जैसा आपको बताया किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार दर्शकों के सवालों का सिलसिला और एक्सपर्ट्स के जवाब होंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, और ये नंबर जो है इस पर आप अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं व्हाट्सएप वीडियो के जरिए भी।